तो चलिए, नाउ वी हैव ओपन द न्यू पीपीटी एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड हुक्स लॉ. Now, what is this Hooke's law? You have to understand. Hooke's law is very important from the examination point of view. Even if you are preparing for your school exam, it is very important. If you are preparing for your competitive exam, any of the competitive exam, let it be KVPY, let it be Olympiads, let it be IIT JEE, let it be NEET examination, it is equally important. So you have to focus in this topic very well. So what is an elastic limit? Before understanding the Hooke's law, you have to understand what is an elastic limit. Now listen carefully. Elastic limit, what happens ki when you, for example, if I have a rubber in my hand, rubber band, है ना, we all have played with that rubber band in our childhood, and your childhood is right now you have तो you must have played. हम लोग क्या करते हैं, रबड़ बैंड को लेते हैं और फिर उसको खींचते हैं, ऐसे फोर्स लगाते हैं, और हमें को देखने को मिलता है कि रबड़ बैंड जो होता है वो स्ट्रेच कर जाता है. नाउ एज सून एज यू रिमूव योर फोर्स, as soon as you remove your force, what will happen? That rubber band will try to regain its original position. मतलब मैंने उसको खींच के लंबा किया, जैसे मैंने फोर्स हटाई वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है ना. तो this property of regaining its original size after the removal of the force is called elastic limit. ठीक है. अब ये क्या होता है कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है उसको समझ लो. मैंने एक फोर्स लगाई जिसके वजह से वो उस रबड़ का शेप चेंज हो गया, उस फोर्स को मैं कहता हूँ डिफॉर्मिंग फोर्स. एंड इलास्टिक लिमिट एक्चुअल में एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहां तक आप उस रबड़ को खींचोगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा. अगर उस पॉइंट के बियॉन्ड आपने उसको खींच दिया तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाएगा, वो एकदम स्ट्रेच हो जाएगा, उतने पे ही रह जाएगा. ठीक है. यू पीपल माइट हैव नॉट ऑब्जर्व दिस वन. आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस करना, उसको एक बार रबड़ को खींच के देखना, ये वाला भी आपको प्रॉपर्टी देखने को मिल जाएगा. ठीक है. नाउ आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स टू कॉपी दिस वन. ठीक है, आप लोग इसको कॉपी करो, इसको कॉपी करो. आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स. एंड रिमेंबर वन थिंग, वाइल कॉपिंग यू लिसन. ठीक है, जब कॉपी करे उसी वक्त सुन लो. वट एवर डाउट्स यू हैव फ्रॉम दिस लेक्चर, whatever doubts you have from this lecture, we will discuss these doubts in the next class. We will discuss all these doubts in the next class. Right now, whatever doubts you are getting it, please write down it in your copy. Ki I had a problem in this portion. So in the next class, when we meet, we will discuss that particular point. Okay, we will discuss that particular point. So I think all of you have copied it. Okay. So let us move. If you have not copied it, please take the screenshot. Now see what is Hooke's law. So before coming on to the Hooke's law, you must know that this person sitting with a pen, with a feather pen, he is the Robert Hooke, and he is an English physicist. In 1676, he performed an experiment on springs, and he observed that कि the elongation produced in a body is proportional to the applied force. मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक सेकंड रुको. कहने का मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं ये स्प्रिंग है, मैं जितनी फोर्स इसमें लगाऊंगा उतना ही यहाँ पे इलोंगेशन देखने को मिलेगा. द मोर फोर्स आई अप्लाई, मोर इलोंगेशन आई विल सी. मोर फोर्स, मोर इलोंगेशन. ठीक है, ये तो हमें पता ही था, इसने ये बोल दिया तो ये इसका नाम साइंटिस्ट में आ गया. ठीक है. तो इसने क्या बोला, द इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स और लोड. आई होप दिस मच इज क्लियर. आगे देखते हैं हम लोग. फिर क्या हुआ कि उसने स्टेटमेंट दी अपनी. क्या स्टेटमेंट दी कि ही टोल्ड दैट this is a law which is made by me and this will be called as Hooke's law. And Hooke's law states that
विद इन द इलास्टिक लिमिट, मतलब वही लिमिट तक जहां तक वो अपनी पोजीशन को रीगेन कर ले, उस लिमिट तक द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस हमने पढ़ लिया फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन हमने पढ़ लिया डेल्टा एल अपॉन एल, दैट मीन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो उसने ये बात बोल दिया, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज कॉपी दिस वन, आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू कॉपी दिस वन विदाउट वेस्टिंग द टाइम, प्लीज कॉपी इट फास्ट। So time is over. Now let us move to the next part. So इसका मतलब क्या हुआ कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बट हमने पता है कि वी नीड टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन। टू रिमूव दैट प्रोपोर्शनलिटी साइन यू नीड अ कांस्टेंट, कांस्टेंट भी आ गया। नाउ दिस कांस्टेंट इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। नाउ दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड के, एंड दिस के इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। this K is called modulus of elasticity, ठीक है, and it is very important. What will the SI unit of modulus of elasticity? It will be Newton per meter square, and in CGS it will be dyne per centimeter square, ठीक है। Let us see how come it came. देखो भैया, K is equals to stress upon strain। इसका अगर ग्राफ बनाओगे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का, तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, ठीक है। और स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन? डेल्टा एल अपॉन एल। तो यू कैन राइट एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। तो एफ का यूनिट न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, इसका भी मीटर कट जाएगा, यू विल गेट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मिल गया। सीजीएस में न्यूटन को सीजीएस में हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम। मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका डायमेंशन निकाल लेंगे हम लोग। डायमेंशन कैसे आए ये? अगर आप लोगों ने पहले ही क्लास की है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। Now what is A here? What is mass? Mass is kg. What is A here? Meter per second square. In your dimension, we write kg as mass, capital M, meter as length, and second square as t minus 2. Now here is meter square. Newton का unit आ गया आपका ये वाला dimension. You have to divide it with meter square, यानी कि L का square. तो जब इसको solve करेंगे तो क्या आएगा? M L minus 1 T minus 2. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर बिकॉज वी हैव डन दिस वन इन द प्रीवियस क्लासेस, यूनिट एंड डायमेंशन। प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू आंसर दिस क्वेश्चन, डू इट फास्ट। So time is over, and let's see what is the answer. So answer, Hooke's law states that within elastic limit the stress is directly proportional to the strain, है ना? We have learned this one. You have written the statement also. आगे देखते हैं। अच्छा, स्टेटमेंट आपने लिखा है ना, यू हैव टू राइट दिस ऑल्सो ना, ये आपको पूरा लिखना है, ठीक है। यू कॉपी इट, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टू कॉपी इट फास्ट।
सो द टाइम इज ओवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो यू हैव कॉपीड दिस वन, यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। Again, I am giving you 1 minute to answer this question. I have taught you how to solve. You can solve it and let me know the answer. So time is over now. Let us see the answer. The answer is ml minus 1 t minus 2. See, we have solved it here. यहाँ पे आया था ना ml minus 1 t minus 2. I have solved how to get this answer. So the answer is this one. Now we will learn about the stress strain curve. Now this is the most important part of this chapter. The thing which from मतलब हुक्स लॉ पढ़ के क्या फायदा हुआ, ये कर्व बन गया हमारा। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, तो हाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस वन। नाउ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ गिवन मटेरियल it can be found experimentally under the tensile stress. We know what is the tensile stress. We have learned in the previous classes. Now to get this one, what we will take? We will take a long wire fixed to a rigid support and the other end stretched by suspending increasing loads. मतलब ऐसा, मतलब ये एक रूफ है, यहाँ पे मैंने ऐसे रूफ है, रूफ मतलब छत है, वहां से मैंने एक वायर को लटका दिया और उस वायर पे मैं एक लोड लगा देता हूँ जिसको मैं बढ़ाते जाऊंगा। पहले 1 kg लगाया, फिर 2 kg लगाया, फिर 3 kg लगाया, ऐसे करके आई विल बी इंक्रीजिंग लोड। सो अल्टीमेटली आई विल गेट अ ग्राफ लाइक दिस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस का एक स्ट्रेट लाइन मुझे मिल जाएगा। नाउ फ्रॉम ओ टू ए, ओ से ए तक की जो एक स्ट्रेट लाइन आपको मिली है, दिस ओ टू ए शोज दी स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब जो पॉइंट ए है वो इलास्टिक लिमिट को दिखा रहा है। आगे पॉइंट ए इज ऑल्सो नोन एज प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट या फिर प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। पॉइंट ए इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। कर लिया नोट डाउन, आगे देखते हैं। नाउ इफ मैं पॉइंट ए के बाद भी अगर लोड बढ़ाते जाऊं, मतलब मैंने 2-3 किलो लगाया तो पॉइंट ए तक पहुंच गया, अब उसके बाद भी मैं नहीं रुका, मैंने और लोड एक्स्ट्रा इसमें लगा दिया, तो क्या होगा, ये इस तरह से बेंड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बेंड हो जाएगा और आपको देखने से पता चल रहा है कि ए से बी जो है वो प्रोपोर्शनल नहीं है, वो प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप अभी भी लोड रिमूव करोगे तो बॉडी जो है अपनी ओरिजिनल डायमेंशन को रीगेन कर लेगी। बॉडी जो है अभी भी अपनी ओरिजिनल डायमेंशन को रीगेन करने की पावर रखती है। तो पॉइंट बी को हम क्या कहते हैं, यील्ड पॉइंट या फिर इलास्टिक लिमिट। पॉइंट बी इज कॉल्ड योर यील्ड पॉइंट, YIELD पॉइंट और इलास्टिक लिमिट। प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। यू हैव 1 minute। ये डायग्राम बना लो। आई एम गिविंग यू 2 minutes, प्लीज मेक द डायग्राम जो अभी बी तक बना है उसका। और ये भी लिख लो, पॉइंट ए जो है प्रोपोर्शनल लिमिट हो गया, पॉइंट बी हो गया आपका यील्ड पॉइंट या फिर इलास्टिक लिमिट।
आई थिंक आप लोगों ने बना लिया है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी गॉट दिस वन। नाउ सी हियर कि इस पॉइंट पे, दिस पॉइंट इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट, बट इस पॉइंट पे जो आपने स्ट्रेस लगा रखी है, इस पॉइंट पे जो आपको स्ट्रेस मिलती है, उसे हम कहते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। उसे हम क्या कहते हैं? यील्ड स्ट्रेंथ, डिनोटेड बाय सिग्मा वाई। आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टिल आई एम इंक्रीजिंग द लोड, अभी भी मैं लोड को बढ़ाते जा रहा हूँ, तो ये वायर जो ग्राफ है वो इस तरह से बेंड हो जाएगा। पॉइंट सी आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉइंट सी। नाउ यहाँ पे क्या बोल रहा है? बिटवीन बी एंड डी, बी से लेके डी तक का ये जो कहानी है, बी से डी तक का जो कहानी है, व्हेन द लोड इज रिमूव्ड से एट पॉइंट सी, मैंने पॉइंट सी पे ला करके लोड को रिमूव कर दिया, तो मुझे देखने को मिला कि जो बॉडी है अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन नहीं कर रही है। द बॉडी इज नॉट रीगेनिंग इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, तो उस पॉइंट पे हम क्या करते हैं कि जो मटेरियल है वो परमानेंटली सेट हो गया है, परमानेंटली सेट हो गया है, मतलब अब उसकी शेप चेंज नहीं होती है, हो रही है। ठीक है, अब उसकी शेप जो है वो चेंज नहीं हो रही है। उसके बाद में ये जो पॉइंट डी आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट डी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में अगर आप ये लोगे, जो आपको स्ट्रेस मिलेगी इस पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड योर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, अब इसके आगे अगर आप बढ़ गए, फिर भी आपने और लोड बढ़ा दिया, और लोड को बढ़ा दिया, तो बियॉन्ड पॉइंट डी, इवन बाय अ रिड्यूस्ड अप्लाइड फोर्स, एडिशनल स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड। मतलब अगर आप थोड़ा सा लोड, हल्का सा लोड बढ़ाओगे, या फिर वही जो लोड लगा हुआ वही लगा हुआ रह जाएगा, तो वो क्या होगा? धीरे 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 खींच के उस वायर को तोड़ देगा। धीरे धीरे खींच के उस वायर को क्या करेगा? तोड़ देगा। ठीक है, इसलिए पॉइंट ई जो है उसे हम क्या कहते हैं? फ्रैक्चर या फिर ब्रेकिंग पॉइंट। मतलब पॉइंट ई पे जैसे ही वो पहुंचेगा वो टूट जाएगा। पॉइंट ई पे जैसे वो पहुंचेगा वो टूट जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या क्या समझ में आया कि हमने जीरो से स्टार्ट किया, मैंने उसमें लोड बढ़ाया, तो जितना लोड दे रहा था उतना ही स्ट्रेन मिल रही थी। पॉइंट ए तक वही हुआ। पॉइंट बी में स्ट्रेस तो दे रहा था पर उतना स्ट्रेन नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी भी अगर मैं स्ट्रेस को रिमूव कर दूं, फोर्स को रिमूव कर दूं, तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जा सकता था। मैं फिर भी नहीं माना, मैंने और लोड बढ़ा दिया, तो मैं पॉइंट सी पे पहुंच गया। पॉइंट सी पे अगर मैं लोड को रिमूव करूं, तो अपनी बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन को रिगेन नहीं कर पाएगी। फिर मैंने अभी भी माना नहीं, मैं अभी भी लोड बढ़ाते गया, तो पॉइंट डी आ गया। पॉइंट डी के कॉरस्पॉन्डिंग जो मुझे स्ट्रेस मिलती है उसे मैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस कहता हूँ, स्ट्रेंथ कहता हूँ। उसके बियॉन्ड अगर मैंने स्ट्रेस बढ़ा दिया, तो वो जो पॉइंट है ई तक पहुंच जाएगा और वो टूट जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ, प्लीज ड्रॉ दिस ग्राफ एंड राइट दिस वन। आई एम गिविंग यू 1 minute फॉर दिस। चलिए, टाइम इज ओवर। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए, अगर इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट के बीच में लार्ज डिफॉर्मेशन हो, मतलब इलास्टिक लिमिट ये हो गई, मैं अगर यहाँ, ये इलास्टिक लिमिट हो गई और ये ब्रेकिंग पॉइंट है, मतलब यहाँ तक अगर आपको लार्ज डिफॉर्मेशन मिल गया, कहने का मतलब है कि वो मटेरियल जो है टूटने से पहले और लंबा खींचते गया, तो दैट इज कॉल्ड डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल कौन सा मटेरियल होता है? जिसको आप खींच के लंबा खींचते जाओगे वो टूटेगा नहीं। जो जितना ज्यादा खींचेगा उतना ही ज्यादा डक्टाइल होगा। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा। लेकिन अगर इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट के बीच में ज्यादा डिफॉर्मेशन नहीं हुआ, तो वैसे चीज को हम क्या कहते हैं? ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मतलब जैसे ग्लास होता है, ग्लास को पटकोगे फट टूट जाएगा, दैट इज अ ब्रिटल मटेरियल। सेरामिक वगैरह जो है, आप जिस कप में चाय वगैरह पीते हो कप, वो भी आपका ब्रिटल मटेरियल होता है। ठीक है, अब इलास्टिक डक्टल का भी मैंने एग्जांपल दे दिया, चलो ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए।
I am giving you 1 minute to answer this question. So time is over. Let us see the answer. The answer will be the extension begins to increase even without any increase in load or stress. The wire is said to be at the yield point. Yield point मतलब कौन सा point हो गया? ये वाला point. ये पॉइंट बी के बाद अगर आप स्ट्रेस को रिमूव नहीं करते हो वो स्ट्रेस लगे तो मतलब मैंने यील्ड पॉइंट तक पहुंच गया, अब मैंने जो वेट उस वायर पे लगा हुआ था उसको मैंने रिमूव नहीं किया, तो क्या होगा, तभी भी उस वेट की वजह से उसकी लेंथ बढ़ते जाएगी, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड योर यील्ड पॉइंट। तो आंसर आ गया ये। चलो इसका आंसर बताओ, अगेन आई एम गिविंग यू 1 मिनट। चलो जल्दी आंसर देना। चलो टाइम इज ओवर, लेट अस सी द आंसर। द आंसर स्ट्रेट लाइन इन दिस रिप्रेजेंट्स द इलास्टिक लिमिट, है ना। जो ऐसे करके जो ग्राफ बना हुआ था इसमें जो स्ट्रेट लाइन आपको मिल रही थी, दिस एक्चुअली रिमेन्स योर इलास्टिक लिमिट, ठीक है। आगे देखते हैं। सॉल्व दिस क्वेश्चन, प्लीज लेट मी नो द आंसर। आई एम गिविंग यू अगेन 1 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन। So time is over. So the answer will be for this question, इट विल बी डक्टिलिटी, ठीक है। मतलब मैंने भी बताया था ना कि कौन से मटेरियल को आप कितना लंबा खींच सकते हो, दैट इज योर डक्टाइल। ब्रिटल क्या होगा, फट टूट जाएगा, फॉर एग्जांपल ग्लास। डक्टाइल क्या होगा, ऐसा कहा जाता है कि गोल्ड का जो वायर होता है उसको हम लोग बहुत लंबा खींच सकते हैं, इट कैन बी, इट इज वेरी डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। ये एक क्वेश्चन और करते हैं, इसका आंसर दो, अगेन यू विल गेट 1 मिनट फॉर दिस।
So time is over. Let us see the answer for this question. The answer is C, that is elastic after effect. ये क्या होता है? The property of delay in regaining the original shape and size of the body after remove. मतलब what will happen if for example I have a rubber, मैं इसको बहुत देर तक लंबा खींचा हुआ है एंड आई जस्ट स्टॉप देयर, मैं इसको बहुत लंबा तक खींच के रखा हुआ हूँ, आई जस्ट डिडंट रिमूव द फोर्स इमीडिएटली, तो क्या होगा, मैं आधे घंटे बाद जब ये फोर्स रिमूव करूंगा तो ये क्या होगा, बहुत धीरे 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 अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करेगा। तो इस चीज को हम कहते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इस चीज को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। नाउ दिस elastomers and elastic moduli is a new topic that we will discuss in the next class. For the timing we are keeping our class till here only. So I hope you have understood everything. अगर आपको कोई भी डाउट है, you can just, I have already said you can just note it down in your copy. In the next class when we will meet, you can discuss all the questions with me. You can discuss all the questions with me, and even मतलब after the class, why I have given you so much time in between the video, 1 मिनट 3 मिनट का क्यों मैंने टाइम दिया आप लोगों को, ताकि you should start making notes in the class itself, ठीक है, क्योंकि ये notes इसके important है, this was a very important topic, that's why I gave you time to write down all the things, ठीक है। So we will keep the class till here only. Thank you everyone and have a nice day. Keep making notes, revise it, and best of luck for your exams that are going to start from I think 7th October, and I hope you are preparing well for that, ठीक है। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।